जब पश्चिमी दुनिया समुद्री डाकुओं के स्वर्ण युग को याद करती है तो उसकी कल्पना अनिवार्य रूप से कैरिबियन की ओर चली जाती है। हम ब्लैक बियर्ड या हेनरी मॉर्गन जैसे लोगों की कल्पना करते हैं, वे लोग जिन्होंने छोटे छोटे बिखरे हुए बेड़ों के साथ व्यापारिक मार्गों में आतंक मचाया था। फिर भी समुद्री इतिहास की बड़ी गणना में उनकी पूरी संयुक्त ताकतें भी केवल एक मामूली ऐतिहासिक टिप्पणी से अधिक नहीं थीं। वे पूरी तरह से उस सबसे बड़े, सबसे निर्दयी और कुशल समुद्री डाकू साम्राज्य के सामने बौने साबित हुए जिसे दुनिया ने कभी देखा है। ये एक नौसैनिक महाशक्ति थी जिसकी कमान किसी अनुभवी निजी समुद्री डाकू के पास नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के पास थी जो समाज के हाशिए से उठकर शक्तिशाली छिंग राजवंश को अपनी मुट्ठी में जकड़ चुकी थी। उसका नाम था चिंगशी और उसकी कहानी थी रे सुई जेनेरिस, यानी अपने आप में अनोखी, मानव इतिहास में पूरी तरह से बेजोड़। लगभग 1775 के आसपास घोर गरीबी में जन्मी उसने अपनी शुरुआती जवानी कांटोन के व्यस्त बंदरगाह में एक तैरते वेश्यालय की कठोर हकीकतों के बीच गुजारी। लेकिन 1801 में उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। झेंगी, एक बेहद महत्वाकांक्षी और डरावने समुद्री डाकू सरदार, ने सिर्फ उसे पकड़ने के इरादे से उसके जहाज पर हमला किया। उसने चिंगशी को एक इनाम की तरह देखा जिसे हासिल किया जाना था, लेकिन चिंगशी ने कभी भी खुद को किसी की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। उसने एक क्रांतिकारी और गैर मोलभाव शर्त पर गठबंधन के लिए हामी भरी। वो सिर्फ एक साधारण पत्नी नहीं बल्कि कमान में कानूनी साझेदार बनेगी। उसने उसकी दौलत का 50%, उसकी ताकत का 50% और शासन में सीधी भागीदारी की मांग की। अपने ही तरह तेज दिमाग को पहचानते हुए झेंगी ने यह शर्त मान ली। 6 साल तक इस नए बने साझेदारी ने दक्षिण चीन सागर पर व्यवस्थित रूप से अपना नियंत्रण मजबूत किया। उन्होंने सैकड़ों बिखरे हुए आपस में लड़ते अपराधी गुटों को एक संगठित महासंघ में बदल दिया। लेकिन 1807 में वियतनाम के तट के पास अचानक आई एक भीषण तूफान ने झेंगी की जान ले ली। तुरंत ही समुद्री डाकुओं का गठबंधन अस्तित्व के संकट का सामना करने लगा। एक ऐसे अस्थिर संसार में जहां सब कुछ केवल शारीरिक ताकत से तय होता था, एक विधवा बाहरी महिला को या तो किनारे कर दिया जाता या मार दिया जाता। लेकिन चिंगशी ने खुद को शिकार बनने के लिए इंतजार नहीं किया, उसे पहले वार किया। अपनी जबरदस्त रणनीतिक प्रतिभा के बल पर उसने अपने दिवंगत पति के परिवार और उसके सबसे घातक कप्तानों की पूरी वफादारी हासिल कर ली। वो समझती थी कि केवल डर के सहारे कच्ची ताकत को टिकाया नहीं जा सकता। उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो व्यक्तिगत वफादारियों से ऊपर हो। हजारों की सेना को संभालने के लिए उसने एक सख्त प्रशासनिक पकड़ स्थापित की। उसने एक ऐसा कानूनी संहिता तैयार किया जो इतनी डरावनी और कठोर थी कि उसने अराजकता की दुनिया में पूरी तरह अनुशासन ला दिया। चिंगशी का यह संहिता पूरी तरह से समर्पण की नींव पर आधारित था। अगर कोई समुद्री डाकू नेतृत्व के शाही आदेश की अवहेलना करता या बिना अनुमति के आदेश देता तो उसे तुरंत सिर कलम कर दिया जाता था। अगर कोई सैनिक साझा खजाने से चोरी करता या किसी ऐसे गांव को लूटता जो पहले ही महासंघ को कर चुका था तो उसकी फौरन फांसी हो जाती थी। लेकिन महिलाओं के बंदी बनाए जाने को लेकर उसके बनाए गए कानून ही उसे पूरी तरह अलग बनाते हैं। अगर कोई समुद्री डाकू किसी बंदी महिला के साथ बलात्कार करता तो उसे तुरंत मौत की सजा दी जाती थी। अगर वो अपनी कसम तोड़ता या अपनी बंदी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता तो उसे फांसी दी जाती थी और उसके साथियों के कान काट दिए जाते थे। उसके लोहे जैसे कानून के तहत रेड फ्लैग फ्लीट एक अजेय मशीन बन गई थी। अपने चरम पर चिंगशी उस क्षेत्र की वास्तविक शासक थी, यानी उसके पास असली सत्ता थी। उसके अधीन 1800 से अधिक जहाज और अनुमानित 80,000 समुद्री डाकू थे। अगर तुलना करें तो प्रसिद्ध स्पेनिश आर्माडा के पास अपने चरम पर लगभग 130 जहाज ही थे। वो सिर्फ लूटपाट ही नहीं करती थी बल्कि एक जटिल छाया सरकार भी चलाती थी। उसने एक व्यापक कर और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की थी जो हर व्यापारिक मार्ग और तटीय गांव को नियंत्रित करती थी। उसके पासपोर्ट के बिना कोई भी जहाज समुद्र में नहीं जा सकता था। उसकी अनुमति के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। उसकी हुकूमत से अपमानित होकर चिंग सम्राट ने उसे कुचलने के लिए शाही नौसेना की पूरी ताकत झोंक दी। ये एक निर्णायक अभियान होना था, एक स्पष्ट युद्ध का कारण। लेकिन इसके बजाय ये एक नरसंहार बन गया। चिंगशी की रणनीतिक प्रतिभा ने शाही एडमिरलों को पूरी तरह पछाड़ दिया, जिससे दर्जनों सरकारी युद्धपोत नष्ट हो गए या कब्जे में ले लिए गए। कोई विकल्प न बचने पर चीनी सरकार ने पश्चिमी महाशक्तियों की ओर रुख किया। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली साम्राज्य से युद्धपोत और भाड़े के सैनिक किराए पर लिए। हर बार वे असफल रहे। यहां तक कि टाइगर्स माउथ की लड़ाई के दौरान, जो एक क्रूर कई दिनों की घेराबंदी थी, चिंगशी ने हवाओं और आग वाले जहाजों का इस्तेमाल कर उनकी मारक क्षमता को बेअसर कर दिया। उसने उनकी लड़ने की इच्छा ही तोड़ दे। 1810 तक चिंग राजवंश को एक विनाशकारी सच्चाई का एहसास हुआ।
वे उसे समुद्र में हरा नहीं सके। व्यवस्था बहाल करने के लिए सम्राट ने एक व्यापक शाही माफी की पेशकश की, लेकिन चिंगशी को लाभ उठाने की कला अपने समय के किसी भी राजनेता से बेहतर आती थी। वो बिना किसी सुरक्षा के सीधे गवर्नर जनरल के महल में गई ताकि अपनी आत्मसमर्पण की शर्तें खुद तय कर सके। जो संधि बनी वो पूरी तरह से कूटनीतिक विजय थी। उसने अपना बेड़ा सौंप दिया, लेकिन अपने 80,000 समुद्री डाकुओं के लिए पूरी तरह से माफी सुनिश्चित कर ली। हजारों को चीनी शाही नौसेना में शामिल कर लिया गया। जहां तक चिंगशी की बात है, उसने अपनी संपत्ति बरकरार रखी, चांग पोत्साई से शादी की और एक समृद्ध जुए का घर और चाय का व्यापार स्थापित किया। उसकी सेवानिवृत्ति हमेशा के लिए सुरक्षित रही। इतिहास की किताबें महान राजाओं और एडमिरलों के नामों से भरी हैं, लेकिन खुले समुद्र में अब तक की सबसे सफल नौसेना कमांडर एक ऐसी महिला थी जो शून्य से उठी और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया।